हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा है चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमने आधे वीडियो में इसका वर्क पूरा कंप्लीट किया था। वर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क भी कंप्लीट किया था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी कंप्लीट किया था। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद एनर्जी कंप्लीट किया था। एनर्जी के बाद हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। Likely the world we live in provides energy is many different forms. These various forms include, क्या होता है कि हमारे वर्ड्स में बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है। हमको क्या करते हैं, प्रीवियस एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है। अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी इंक्लूड है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी हो गई हमारी, फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये सब क्या है, हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप है या फॉर्म्स है। अब इसमें फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी। जेम्स जो पर्सॉट जूल है, इन्होंने एनर्जी को डिफाइन किया था और इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी, अब इसको देखते हैं हम। टेक अ हेवी बॉल, ड्रॉप इट थिक बेड ऑफ सैंड। How we get bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a depression. Repeat the activity from heights of 50 centimeter, 1 meter and 1.5 meter. Ensure that all the depression are distinctly visible. Mark the depression to indicate the height from which the ball has dropped. कंपेयर द डेप्थ। क्या करते हैं यहाँ पर, एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में यह बोला गया है कि एक भारी बॉल लेते हैं हम, उसको एक भारी बॉल ली हमने, उसको क्या करते हैं, हम एक गीली मिट्टी में फेंकते हैं। गीली मिट्टी में अगर उसको फेंकते हैं, पहले हमने उसकी हाइट ली 25 सेंटीमीटर, पहले हम उसको कितने हाइट पर फेंकते हैं, 25 सेंटीमीटर पर, तो उसमें डिप्रेशन क्रिएट करेगी। क्या करेगी उसमें, अगर हमने गीली मिट्टी में फेंकते हैं, जैसे हमारी ये एक बॉल है, अब इसको हम यहाँ पर फेंकते हैं गीली मिट्टी पे, ये हमारी गीली मिट्टी है, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो ये क्या करेगी, यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट करेगी, गड्ढा क्रिएट करेगी। ये हमने फेंका इसको 25 सेंटीमीटर पर। अब उसी प्रकार हम इसको 50 सेंटीमीटर पर फेंकते हैं। 50 सेंटीमीटर पर भी फेंकना है तो क्या करेगी, 50 सेंटीमीटर से गड्ढा इसमें अलग अलग सेंटीमीटर पर फेंककर हम इसको रिपीट करते हैं, तो सभी में डिप्रेशन को मार्क करके उसकी गहराई नापते हैं। ये 25 सेंटीमीटर का, फिर ये हमने 50 सेंटीमीटर पर फेंका, फिर इसको 75 सेंटीमीटर पर फेंका। अब ये सब में जो डिप्रेशन क्रिएट किया, इन सब की क्या करेंगे, हम गहराई नापेंगे कि सबसे ज़्यादा गहराई किसकी है, सबसे ज़्यादा गहराई किसकी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन के द्वारा भी शो करते हैं। और जो ये इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये मोस्ट IMP होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होता है, ये वाला देखो यहाँ पर, ये मोस्ट IMP है, इसको आप अच्छे से करें। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ IMP, आप इसको अच्छे से करें। मैं इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, हम इक्वेशन में देखते हैं, तो क्या करते हैं, लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्म में करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसका मास क्या हो गया हमारा यहाँ पर m, मास मूविंग m, क्या हो गया हमारा जो मास है वो m हो गया, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गई u। नाउ आर डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स क्या हो गया हमारा यहाँ पर F ऑन द डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 11.1 वर्क डन। W वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा, W इज FS। द वर्क डन इज द ऑब्जेक्ट विल कॉज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, लेट्स इट वेलोसिटी चेंज फ्रॉम U to V। हमारी जो वेलोसिटी होती है वह U से V में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो U होता है उसको हम इनिशियल पोजिशन कहते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखा है कि जो U होता है उसको हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजिशन कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो V होता है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं या फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये वर्क डन देखते हैं। अब तो क्या होता है यहाँ पर, ये देखो ये एक फार्मूला दे रखा है, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। ये क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है।
8 वाले चैप्टर में हमने इसको देखा था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने ये फॉर्मूला लिखा सेकंड इक्वेशन का, उसके बाद क्या करा, दे गिव्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस एस की वैल्यू लिखते हैं हम, एस इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2a। ये वाला लिख सकते हैं हम इसको सॉल्व करके। सिर्फ हमने नॉर्मली इसको एस को आगे लिया और इसको सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, वी नो देट, हम जानते हैं एफ इजिकल टू एम ए। दस इक्वेशन 11.2, वी कैन राइट डन वर्क बाय अनदर फोर्स। क्या करते हैं अब हम, अब हमको पता है एफ इजिकल टू एम ए होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्क डन के फॉर्मूले से इसको आगे देखते हैं। अब वर्क डन में क्या हुआ हमारा, डब्ल्यू डी इजिकल टू फोर्स इंटू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये वाला देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, वर्क डब्ल्यू डी इजिकल टू एफ इंटू एस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एफ इजिकल टू एम ए। तो यहाँ वर्क डन के फॉर्मूले में इसको कलेक्ट किया। तो ये देखो वर्क डन डब्ल्यू हमने सेम लिखा, एफ की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एम ए। ये यहाँ से हमने एम की वैल्यू लिख दी यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले में, और ये यहाँ से एस की वैल्यू लिख दी। तो एम एफ की वैल्यू की जगह पे हमने एम ए लिखा, इनटू में एस की वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये हो गई हमारी एस की वैल्यू। अब हम इसको आगे देखते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर, इसको नॉर्मली सॉल्व किया। तो क्या करा, ये जो 2 है इसको हम आगे लेके आ गए। तो क्या हुआ, और इस ए से ये वाला ए कट जाता है। तो क्या हुआ, डब्ल्यू इजिकल टू 1/2, एम को सेम लिखा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, यू इजिकल टू 0, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग पोजिशन में क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो यू होता है वो क्या हो गया यहाँ पर 0, यू क्या हो गया हमारा 0। तब ये यहाँ यू लिखा हुआ, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आया, डब्ल्यू इजिकल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यू हमारा 0 हो गया, तो ये आया। इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें ये कैसे आती है, मोशन से आती है। तो इसमें हमको मोशन का सेकंड फॉर्मूला या सेकंड इक्वेशन को याद रखना जरूरी है। अब 11.14 सेम उसी के जैसा है, काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करना है यहाँ पर। अब इसको आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको खुद से करें। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट करें। अब इसको आगे हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। टेक अ रबर बैंड। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और इक्वेशन हमने अच्छे से पढ़ी। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेच्ड, release the band at one end, what happens, the band will tend the region its original length. Obviously the band had acquired energy its stretch position. How did it acquire energy when stretched? क्या करते हैं, एक हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है, हाइट की वजह से, मतलब एक ये हाइट हो गई, इसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक्टिविटी पे हम देख सकते हैं कि रबर बैंड को लीजिए, एक कोई सा भी हमने रबर बैंड लिया, रबर लेते हैं। अब उसको खींचने के बाद वापस उसे छोड़ देते हैं तो वह अपनी जगह पर आ जाता है। रबर बैंड स्ट्रेच होता है, इसलिए उसमें एनर्जी आ जाती है कि रबर बैंड को जैसे ही हम खींचते हैं, ये रबर बैंड हो गया हमारा यहाँ पर। जब इसको हम खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐसे खिंचाव पैदा होता है। इसको ऐसे खींच सकते हैं हम दोनों साइड से, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी आती है, और जो वो एनर्जी आती है खिंचाव के कारण, ये इस प्रकार से खिंचाव जाता है। तो इस प्रकार ये जो एनर्जी आती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये उसके हाइट की वजह से आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं इसकी। टेक अ slinky as shown as below. As the friend hold one its end, you hold on the another and move away from your friends. Now you release the slinky. क्या करते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं हम, इसमें हमको दे रखा है कि एक स्प्रिंग लेते हैं हम, और उसे हम खींचते हैं तो वह क्या होता है, बड़ी हो जाती है, और छोड़ने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। तो उसमें भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, इसका एग्जाम्पल ये
अपने पास भी स्प्रिंग होती है, जब हम खींचते हैं तो वो ऐसे मूव करती जाती है और जब उसको छोड़ते हैं तो वापस छोटी सी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये जो मूव करती है ये अपनी हाइट की वजह से करती है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ दे रखा है धनुष बाण का। देखो ये, अब धनुष बाण में हम क्या करते हैं कि जब उसको खींचते हैं, उसके रबर को जब उसमें धनुष लगा के हम उसके बाण को खींचते हैं, तो क्या करते हैं, जब हमने इसके बाण को खींचा रबर को, तो क्या होता है, इसमें भी स्ट्रेच पैदा हुआ, इसकी जो हाइट हो गई वो बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइट। अब यहाँ पर दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से चेंज होती है, तो यहाँ हाइट के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। देखो इसकी डिटेल आप खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ फॉर्मूला समझा देती हूँ। वर्क डन W इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर दे रखा है, फोर्स क्या हो गया हमारा यहाँ पर mg। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मास m लेट बी थ्रू द हाइट and h from the ground. Force of the required do this. Minimum force required to raise of the object equal to weight object mg। यहाँ पर जो वेट फोर्स हो गया हमारा वो mg और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया h। ये यहाँ के इक्वेशन से अगर हम देखते हैं इसको, तो क्या हो गया, फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क डन क्या हो गया mg h। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी में mg h, और उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और ये हो गई हमारी mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी। इससे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मास 10 kg व्हेन इट द हाइट्स ऑफ 6 अबव द ग्राउंड गिवन g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं m की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 10, h की वैल्यू 6 और g की वैल्यू 9.8। तो यहाँ पर m की जगह पे हमने 10 रख दिया और g की जगह पे 9.8 और h की जगह पर लिखा 6। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा जो मास है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो निकल आएगी। तो यहाँ पर दे रखी है 588 जूल, जो कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट। अब हम देखते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसके अदर एग्जाम्पल भी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्या आया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप काम करते हैं, अपनी रेट क्या होती है, अब उसको देखते हैं। डू ऑल अस वर्क एट द सेम रेट, डू ऑल द अस वर्क द सेम रेट, डू मैक machines consume the transfer energy at the same rate against transfer energy do work different rates। let us understand this following activity। क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो सेम रेट से काम करते हैं, एक ही समान दर से काम करा करते हैं। जैसे मैंने 10 मिनट में काम किया तो किसी और ने भी 10 मिनट में किया, तो ये सेम रेट हो गई। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि थक जाते हैं तो वो लेट काम करते हैं, डिफरेंट रेट में अपना काम करते हैं। एक्टिविटी से इसको समझते हैं। एक्टिविटी 11.16 consider two children, say one and A and B। let us say they weight the same, both start climbing up a rope separately, both reach a height of 8 meter। let us say the takes 15 whilst B takes 20 to accomplish the task। what is the work done by H? the work done is same, however A has taken less time and B to work। क्या करते हैं, हमने इस एक्टिविटी में दो चिल्ड्रंस मतलब दो बच्चों को लिया है, दो बच्चों को लिया, हमने एक चिल्ड्रन का नाम ए दे दिया और यहाँ पर दूसरे का बी दे दिया। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक चिल्ड्रन ए लिया और दूसरा बी लिया, ये हो गया और ये बी हो गया। ये दोनों सेम हाइट्स पर नीचे खड़े हैं। क्या करते हैं, दोनों को एक रस्सी क्लाइम करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक रस्सी पर चढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये यहाँ से एक रस्सी पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों ही 8 सेंटीमीटर की हाइट पर पहुंचना है, दोनों को यहाँ पहुंचना है। ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर की हाइट।
दोनों को सेम हाइट पर पहुंचना है। लेकिन क्या करा, जो ए होता है उसने क्या किया, अपना टास्क 15 सेकेंड में पूरा कर लिया। ये हो गई 15 सेकेंड। ये यहाँ से अगर ऐसे ऐसे करके चढ़ता है तो इसने 15 सेकेंड में अपना टास्क पूरा किया। और जो बी होता है उसने क्या किया, 20 सेकेंड में अपना टास्क पूरा किया। इसमें क्या होता है, दोनों का वर्क सेम था, ए और बी दोनों बच्चों का वर्क सेम था कि उनको 8 सेंटीमीटर पर चढ़ना है, लेकिन दोनों की जो रेट हो गई वो अलग अलग हो गई। एक ने 15 सेकेंड में कंप्लीट किया और दूसरे ने 20 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो इससे क्या पता चला है कि जो सभी की काम करने की रेट होती है, दर होती है, वो अलग अलग होती है। रेट ऑफ पॉइंट वर्क सबका अलग अलग होता है। देखो, A strong person may be certain work in relatively less time. A more powerful vehicles would complete a journey stronger time, less powerful one. Truck, power machines, motorbikes, motor cars. क्या करते हैं, इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहता है वो कम समय में अपना काम पूरा कर लेता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग है, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो वो अपना जो काम है वो कम समय में कर लेगा, उसको कम टाइम लगेगा, उसकी दर कम रहेगी। तथा जो एक पावरफुल व्हीकल्स या फिर अपनी मशीन्स होती है या फिर एक कार्स ले लो, कोई सा व्हीकल्स ले लो, तो वो क्या करा, अपनी दूरी जल्दी तय कर लेती है। क्या करेगी, अपनी दूरी को जल्दी तय कर लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एनर्जी ज़्यादा है। Powers is defined as the rate of doing work. One rate of transfer of energy. If an agent work does a work W time T, then power given by. क्या होता है यहाँ पर देखो, पावर का फॉर्मूला दे रखा है P। पावर को हम P से शो करते हैं और वर्क को W से और टाइम को T से। दिस यूनिट ऑफ पावर इज वैट। जेम्स वैट हैविंग सिम्बॉल्स W। क्या होता है कि जो पावर वैट होता है उसका सिम्बॉल्स क्या दे रखा है यहाँ पर, W। वैट इज पावर ऑफ एजेंट विच डन द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। कैन आल्सो पावर्स इज 1 व्हेन द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 वाट इजिकल टू 1 जूल सेकेंड। क्या दे रखा है, 1 वाट इजिकल टू 1 जूल सेकेंड, ये दे रखा है यहाँ पर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। फिर 1 किलोवाट्स में 1000 वॉट्स और 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड। द पावर ऑफ एजेंट में वेरी टाइम्स, दिस मीन्स एजेंट में बी डूइंग वर्क करने का जो पावर होता है उसके बारे में दे रखा है कि पावर्स का यूनिट क्या होता है, P इजिकल टू W अपॉन T। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, देखो ये यहाँ से, 2 girls each weighed 400, 400 and climb up rope through a height of 8 meter. We name one of girls A and B. Girls A takes 20 seconds while B takes 15. Accomplish this task. The power explained by each girl. तो power explained by girl A का क्या हुआ, 400 and और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 8। तो क्या करेंगे हम, टाइम टेकन क्या हो गया इनका 20। इसमें पावर का फॉर्मूला लगाएंगे वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh अपॉन टाइम। तो यहाँ पर mgh में क्या रखा हमने, उसका टाइम और पावर। तो 400 एन इंटू जो टाइम था उसका 8 मिनट अपॉन में 20 सेकेंड, 8 मीटर सॉरी 20 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए गर्ल्स के लिए 160 वाट। अब सेकंड के लिए देखते हैं हम बी गर्ल्स के लिए। वेट ऑफ द गर्ल mg 400 एंड सेम, वर्क में काम सेम था, रेट अलग अलग थी। डिस्प्लेसमेंट हाइट 8 मीटर सेम। अब इसका टाइम टेकन क्या है 15 सेकेंड, उसका टाइम से ए वाली का क्या था यहाँ पर 20 सेकेंड, ये यहाँ पर दे रखा 20 सेकेंड। तो हमने इसको mgh के फॉर्मूले में लगा के सोल्व किया। अब बी वाले का देखते हैं, तो यहाँ पर 50 सेकेंड है, तो mgh फॉर्मूले में लगाया तो mgh की वैल्यू क्या लिखी 400, ये यहाँ पर दे रखी है देखो 400 और h की वैल्यू है 8 मीटर अपॉन में कितना टाइम लगा उसको 50 सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 64 वाट। तो पावर एक्सपेंस निकाल सकते हैं हम ए के लिए, ए की क्या थी 160 और जो बी की थी वो हो गई हमारी 64 वाट्स। इस प्रकार हम इसके सारे एग्जाम्पल को खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर क्लोज होता है।
इसकी नोट्स की PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप सभी इसके नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।